दुनिया में देखा गया है कि लव मैरिज के योग होते हैं लेकिन फिर भी अरेंज मैरिज होती है। इसी प्रकार मैंने बहुत कुंडलियाँ ऐसी भी देखी हैं जहाँ पे लव मैरिज का योग ही नहीं है फिर भी लव मैरिज होती है। ये इसके बारे में थोड़ा सा। पंचम भाव प्रेम का भाव है, सप्तम भाव विवाह का भाव है। पंचम भाव और सप्तम भाव का संबंध कुंडली में कहीं भी, चाहे दृष्टि से, चाहे युति से या राशि परिवर्तन से करता है तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। यदि पंचमेश का नक्षत्र और सप्तमेश का नक्षत्र इनका भी आपस में कहीं संबंध बनता है तो भी प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। यदि कुंडली में प्रेम विवाह योग है, उसके साथ हमें देश, काल और पात्र, देश यानी कि किस एरिया के हैं वो, किस स्थान की है कुंडली, किन लोगों के बारे में विचार किया जा रहा है, और पात्र के बारे में ये भी ज़रूर विचार करना चाहिए। देश, काल और पात्र का ज्योतिष में बहुत बड़ा रोल होता है। काल, हमने 50 साल पुरानी कुंडली देखी कोई, उस समय ये लव मैरिज का चयन बहुत कम होता था। तो काल के हिसाब से यदि वही चीज़ आज के किसी 20 साल के 25 साल के या 30 साल के बच्चे के बारे में देखा जाएगा, अगर उसकी कुंडली में प्रेम विवाह योग बन रहा है तो वो अक्सर बन जाता है। ये कहते हैं कि अगर किसी प्लैनेट की 0 डिग्री हो तो उस पर बल नहीं होता है, लेकिन वही प्लैनेट अगर 0 डिग्री का है, अगर हम उसको भी चार्ट्स में देखते हैं तो वर्गतम हो जाता है, तो उसके क्या इफेक्ट है? जब भी कोई ग्रह चर राशि में बैठा हो, यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि या मकर राशि में, और वो 0 डिग्री है तो वो वर्गोत्तम हो जाता है। 1 डिग्री से कम, लेस देन 1 डिग्री या 29 डिग्री से अधिक कोई भी ग्रह शुभ फल देने की क्षमता खो देता है। लेकिन वर्गोत्तम ग्रह होने के बावजूद उसमें थोड़ी सी क्षमता बढ़ जाती है। 100% क्षमता कम नहीं होती है, कुछ ना कुछ परसेंट क्षमता जरूर रहती है उसके अंदर, क्योंकि वो वर्गोत्तम ग्रह हो गया। वर्गोत्तम ग्रह उच्च के ग्रह के समान फल देता है। इसी से रिलेटेड है, महाभाग्य लोग में लग्नेश और सूर्य दोनों राशियां पर हों तो उसको फल अच्छा देंगे या नहीं देंगे? किसी कुंडली में यदि महाभाग्य योग बन गया और लग्नेश और सूर्य दोनों यदि राशियांत पे हैं तो वो अच्छा फल नहीं दे सकते। ग्रहों का बल देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपने भी वर्गोत्तम हो जाता है, वर्गोत्तम भी हो गए, हाँ, तब भी नहीं देंगे। वर्गोत्तम होने के बावजूद उसमें थोड़ी सी शुभता रहेगी, बहुत बली नहीं हो सकता। और लगन को भी देख रहे हैं, लगन को कौन देख रहा है? दोनों, बुध भी और सूर्य भी। कौन सी कुंडली में? मिथुन लगन। मिथुन लगन में बुध अगर अपने भाव को देख रहा है और महाभाग्य योग भी बना रहा है और 1 डिग्री से कम भी है तो उसके अंदर थोड़ी सी शुभता है, क्योंकि लगन और लग्नेश का संबंध बनने से राजयोग बन जाता है, उसमें बहुत थोड़ी सी शुभता है। उसको महाभाग्य फल इतना नहीं मिल पाएंगे, कम नहीं मिलेगा उतना। अगर अकारक ग्रह वर्गोत्तम हो जाते हैं तो हाँ। वो क्या करेंगे? जैसे वर्गोत्तम ग्रह आप बता रहे हैं, हाँ। उच्च के समान फल देते हैं। वर्गोत्तम ग्रह चाहे अकारक ग्रह ही क्यों ना हो, अपनी महादशा अंतरदशा में उच्च के ग्रह के समान ही फल देगा, शुभ फल देगा। और किसी को राहु केतु भी वर्गोत्तम हो जाए, हाँ, और अशुभ भाव में बैठे हैं, राहु केतु के लिए हमें कुंडली में देखना होता है कि वो शुभ फलदायक हैं या अशुभ फलदायक हैं। यदि अशुभ फलदायक हैं और वर्गोत्तम हो गए तो वो ज़्यादा बुरा करते हैं। शुभ फलदायक हैं और वर्गोत्तम हो गए तो बहुत अच्छा फल देते हैं। मैं सतीश कुमार। सर, अभी हम जो राशियां की जो बात कर रहे थे, अगर लगन राशियां पे हो 29+ डिग्री में हो, जैसा हम कहते हैं लग्नेश सदा पवित्र होता है, तो अगर लगन 29 डिग्री से ज़्यादा है तो उसमें वो लग्नेश का क्या फल और रहेगा उसको? लग्नेश सदा पवित्र है, चाहे वो पाप ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, वो बुरा फल नहीं देगा। लेकिन 29 डिग्री पे होने के कारण उसमें फल देने की क्षमता कम हो जाती है। बुराई नहीं करेगा,
अच्छा ही फल देगा, परसेंटेज कम हो जाएगी, क्योंकि राशियांत पे बैठे ग्रह अच्छा फल नहीं दे सकते हैं। लगन अगर राशियांत पर हो, लगन ही कह रहा हूँ मैं, लगन या कोई भी ग्रह राशियांत पे बैठे हों, 29 डिग्री से अधिक हों, तो उनमें शुभ फल देने की क्षमता कम हो जाती है। अरे वो लग्नेश क्यों ना हो? बिल्कुल। अब वो लग्नेश है, लग्नेश सदा पवित्र है, बुरा फल नहीं देगा, लेकिन शुभ फलों में कमी आ जाएगी। मेरा नाम सौम्या है। सर मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारी कुंडलियों में देखा जाता है बहुत सारे योग बन रहे होते हैं, धन योग, राजयोग, और दशा भी अच्छी चल रही होती है, बट उनका फल क्यों नहीं मिलता सर योगों का फल? किसी भी कुंडली में किसी भी भाव का फल देखने के लिए हमें भाव, भावेश, कारक ये जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा यदि उन पर पाप ग्रहों की या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हैं, उनका भी विचार कीजिए, वो फलों में कमी करती हैं। और सबसे आखिर में अष्टक वर्ग और दशा। आपने कहा कि दशा भी अच्छी चल रही है, योग भी बन रहे हैं, लेकिन यदि उस योग में जो ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं उन ग्रहों के बल में कमी है, योग बना रहे हैं लेकिन बल में कमी है, षडबल देख लेना चाहिए। और दशा अंतर्दशा अच्छी होने के बावजूद पाप ग्रहों की दृष्टि शुभ फलों में कमी कर देती है। सर फल मिलेगा या मतलब कम मिलेगा? हाँ, वो उसके लिए सारी पोजीशन देखनी पड़ती है। यदि अष्टक वर्ग के बिंदु उस भाव में कम है, 28 बिंदु से कम है, तो फल शुभ फलों में कमी होती है। यदि 28 से अधिक हैं तो शुभ फल ही प्राप्त होंगे। इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अब इसी में जो है आपका जैसे नवमेश की दशा चल रही है, जो कि दशा अच्छी मानी जाती है, लेकिन नवमेश 11वें भाव में बैठा हुआ है और बात कर रही है, तो मैंने देखा है कि उस कुंडली में उसको फल नहीं मिल रहे, जबकि नवमेश दूसरे भाव के भी स्वामी है, तो धन भी आना चाहिए, लेकिन भाग्य में वृद्धि होनी चाहिए। या तो पाप गति होने की वजह से ऐसा है कि उनको फल नहीं मिल रहे हैं। यस सर, डिविजनल चार्ट्स में इसके लिए हेल्प कर सकते हैं। डिविजनल चार्ट भी हेल्प करते हैं, लेकिन आपने कहा कि नवमेश सेकंड लॉर्ड भी है और बैठा कहाँ पे है? 11th हाउस में, यानी कि मंगल की बात कर रहे हो आप। नहीं सर, हैं? कन्या लग्न में शुक्र। कन्या लगन में शुक्र उसमें बैठा हुआ है, किसमें? शत्रु के घर में। चंद्रमा को वो शत्रु मानता है, तो उसके कुछ फलों में कमी जरूर करेगा, लेकिन फल तो उसने अच्छा ही देना है, क्योंकि धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में बैठा है और अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो उसने शुभ फल तो देना ही देना है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव, पाप कत्री होना, डिग्रियों में कमी होना, अष्टक वर्ग के बिंदुओं में कमी होना, उसके फलों को कम कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन ये देखा गया है, जिस कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ उसमें हाँ। वो फल नहीं मिल रहे। हाँ, लेकिन दशा किस उसकी, दशा तो शुक्र की है ना, तो फिर तो फल मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। अष्टक वर्ग के बिंदु जरूर देख लेना साथ के साथ। अगर वो 24 से कम है, अगर 28 हैं, तो उसमें 28 या 28 से अधिक हैं, तो शुभ फल जरूर प्राप्त होगा। मेरा नाम कपिल भारद्वाज है। एक बात से मैं संतुष्ट हो गया, आपके दिए गए सूत्र 90% से ज़्यादा लागू होते हैं। तो मेरा जो प्रश्न है वो संतान पे आधारित है। संतान का एक जीवन में सब बड़ा महत्व है, तो ज़्यादातर लोग संतान संबंधी प्रश्न करते हैं, विवाह के बाद दूसरा प्रश्न उनका संतान संबंधी होता है। तो मेरा भी आपसे ये प्रश्न है कि पुरुष की कुंडली में और स्त्री की कुंडली में 20 फुट और 36 फुट के बारे में कुछ जानकारी दें, और यदि उनमें कोई कमी है तो जैसे आप यूजुअली हर बार बताते हैं सार्थक उपाय, वो भी मुझे साथ में बताएं। पंचम भाव से हम संतान देखते हैं, संतान का विचार किया जाता है। विवाह के 50 सबसे पहले पति पत्नी की इच्छा होती है कि संतान हो जाए, वंश वृद्धि हो जाए। पंचम भाव, पंचमेश और कारक गुरु का, इन तीनों का विचार बहुत आवश्यक होता है। लेकिन पाप ग्रहों के प्रभाव से, या पंचम भाव में पाप ग्रह हो या पंचमेश के साथ पाप ग्रह हो, पाप कत्री हो, नीच हो, अस्त हो, त्रिक भावों में हो, तो संतान होने में देरी होती है।
इसी प्रकार कारक को भी देखा जाता है। नीच हो, अस्त हो, त्रिक भावों में 6, 8, 12 में बैठा हो, पाप कत्री हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो संतान में देरी होती है। यदि संतान में देरी हो तो सबसे पहले हमें क्षेत्रस्फुट और बीजस्फुट दोनों देख लेना चाहिए। स्त्री के लिए क्षेत्रस्फुट होता है और पुरुष के लिए बीजस्फुट। इन दोनों को देखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता है या नहीं है। तो पंचम भाव, पंचमेश, कारक गुरु, दशा अंतरदशा, पंचम भाव के अष्टक वर्ग के बिंदु और 20 फुट और क्षेत्र स्फुट, इन सब पे विचार करने से हमें ये पता लग जाता है कि इनको संतान होगी या नहीं होगी। इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि संतान के लिए क्या हम द्वितीय भाव को भी देखेंगे? सबसे पहला संतान भाव और द्वितीय भाव कुटुंब भाव। कुटुंब भाव वो होता है जिसमें हम सब परिवार के लोग मिलते हैं, उसमें रिश्तेदार भी आ जाते हैं, मामा, चाचा, मौसी, कईयों के होते हैं, ताऊ, रिश्तेदार बैठे हैं। कुटुंब भाव वो है, लेकिन संतान के लिए हमें सिर्फ संतान भाव को ही देखना है। संतान भाव, उसका स्वामी और कारक गुरु को। सर, सूर्य और शनि की युति होती है तो पिता पुत्र के संबंधों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो सर इसमें हम क्या देखेंगे, पिता के साथ संबंध खराब होंगे या पुत्र के साथ? और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या हमें एक साथ रहना चाहिए या एक साथ व्यवसाय करना चाहिए या नहीं? सूर्य और शनि दोनों की युति कुंडली में यदि हो तो सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, संतान है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य और शनि की युति है तो पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, उन दोनों में बली कौन है। यदि कोई ग्रह दोनों में से स्वराशि का है, उच्च का है या मित्र राशि में बैठा है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर मान लो सूर्य ज़्यादा स्ट्रांग हो तो पिता डोमिनेट करते हैं, पिता स्ट्रांग होते हैं। शनि हो तो शनि होते हैं। लेकिन जब भी दोनों की युति हो और डिग्रियों का अंतर कम हो, मान लो अगर डिग्रियों का अंतर ज़्यादा हो, बहुत अधिक अंतर हो जाए तो उसके इतने बुरे प्रभाव नहीं आते। लेकिन यदि डिग्रियां भी कम हैं, पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, चाहे युति हो चाहे दृष्टि हो, तो पिता पुत्र के संबंध कभी अच्छे नहीं होते हैं। पिता और पुत्र एक साथ एक छत में रह नहीं पाते हैं। बच्चा जब तक माँ बाप पे डिपेंड करता है वो पिता के साथ रहेगा, लेकिन वैचारिक मतभेद हमेशा रहेगा। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उनको अक्सर ये होता है कि हमें पिता से थोड़ा सा दूर रहना है, उसी से उनका प्यार बढ़ता है। ब्रह्मांड में भी सूर्य और शनि सबसे अधिक दूरी पे हैं। यदि एक साथ वो आ जाते हैं किसी भाव में तो पिता पुत्र के, पिता संतान के संबंध अच्छे नहीं होते हैं और एक साथ बिजनेस नहीं कर सकते, एक साथ छत के नीचे रह नहीं सकते हैं। बिजनेस डीलिंग भी एक साथ करने के लिए नहीं जाना चाहिए? नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। नहीं कर सकते। सूर्य और शनि की युति है तो पिता पुत्र आपस में बिजनेस भी नहीं कर सकते, डिस्प्यूट हो जाएगा। और सर पिता पुत्री के लिए संतान, शनि संतान है। संतान कोई भी। हाँ। और सर पुष्कर नवांश का क्या रोल रहता है? पुष्कर नवांश, जो ग्रह नवांश में गुरु या शुक्र के राशि में जाके स्थित होते हैं वो पुष्कर नवांश होते हैं। उन ग्रहों के अंदर शुभता बढ़ जाती है, शुभ फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर मंगल गुरु की राशि में बैठ गया तो मंगल की अशुभता कम हो गई। हाँ। लेकिन गुरु और मंगल ने नवांश कुंडली में दैन्य योग बनाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? गुरु और मंगल ने यदि दैन्य योग बनाया है तो जो शुभ भाव का स्वामी है, शुभ भाव से संबंधित फलों में कमी हो जाती है। अब उन दोनों में से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह की शुभ राशि है। शुभ राशि शुभ भाव हैं। शुभ भाव कौन कौन से होते हैं? केंद्र, त्रिकोण, लाभ भाव और धन भाव, ये शुभ भाव होते हैं। तो जो शुभ भाव का स्वामी दैन्य योग बना रहा है उससे
कारक तत्वों में, उससे संबंधित फलों में कमी आ जाएगी। तो जैसे मंगल ही है, वो शुभ भाव का स्वामी था, उसमें हाँ। गुरु के साथ जैसे प्रवेश किया थर्ड हाउस में, तो मंगल की अशुभता कम होगी सर गुरु के हाउस में बैठने से क्या नहीं? मंगल की अशुभता शुभ भाव का स्वामी है तो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर मांदी और गुलिका का क्या रोल है और क्या फर्क है ये दोनों? मांदी और गुलिक एक ही चीज़ है। मांदी या गुलिक ये शनि की संतान है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित बुरे फल देते हैं। लेकिन 9 ग्रहों में इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी गुलिक या मांदी जिस भाव में होते हैं उस भाव के शुभ फलों में कमी कर देते हैं।